हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम राजस्थान इकोनॉमी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आरएस प्री के लिए वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आरएस प्री के लिए पहला वाला जो चैप्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ याद करने लायक है और क्या नहीं है। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जीएसडीपी, उसके बाद एनएसडीपी, उसके बाद जीएफ, सीएफ, उसके बाद पीसीआई, उसके बाद जीएसवीए। ये 5 चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए अपन डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी अपने को पता हो कि तभी जाके अपन जीएसडीपी, एनएसडीपी, ये आगे वाली चीज़ें पता कर पाएंगे। जीडीपी जो होती है देश के स्तर पर निकाली जाती है। इसमें शामिल किया जाता है सबसे पहले तो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, कितना टाइम के लिए, 1 वर्ष के अंतर्गत, और देश की सीमा में होनी चाहिए, और इनका क्या होना चाहिए, मौद्रिक मूल्य। ये चीज़ें जीडीपी में आती है। इन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीडीपी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, इन चारों में से 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे और एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, तो वो अपने को काटना है। इसलिए जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, अपने को ये ध्यान रखना है। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं 1 वर्ष के अंतर्गत, और देश की सीमा में होनी चाहिए, और उनका मौद्रिक मूल्य, जिसको क्या बोलेंगे, जीडीपी। जीडीपी 2 स्तर पर निकाली जाती है। एक तो निकाली जाती है स्थिर कीमत पर, दूसरी निकाली जाती है प्रचलित मूल्य पर। स्थिर कीमत पर जो होती है उसको बोलते हैं बुनियादी मूल्य भी बोलते हैं, और एक होता है प्रचलित मूल्य, इसको वर्तमान मूल्य भी बोला जाता है। स्थिर कीमत मतलब फिक्स कर दिया है, उस टाइम के आधार पर निकाली जाती है। जैसे कि जीडीपी का जो आधार वर्ष है स्थिर कीमत पर, वो है 2011-12, और प्रचलित मूल्य पर जो आधार वर्ष होता है, जिस वर्ष की निकाली जाती है, वो वाला होता है। तो अभी कौन सा आर्थिक समीक्षा में जो जीडीपी निकाली गई थी वो 2023-24 की निकाली गई थी, उसको वर्तमान मूल्य भी बोल सकते हैं, वो प्रचलित मूल्य भी बोल सकते हैं। हमें ये आधार वर्ष भी याद करना, जैसे कि स्थिर कीमत पर आधार वर्ष जीडीपी का क्या होता है, तो 2011-12, ये अपने को ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जीडीपी जो होती है वो तो देश के स्तर पर निकाली जाती है, और अपने राज्य स्तर पर जो निकाला जाता है उसको बोलते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये जो राज्य स्तर पर निकाला जाता है, इसमें भी वही चीज़ें शामिल होती है। पहला तो होता है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उनका मौद्रिक मूल्य, और 1 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए, और राज्य की सीमा में होना चाहिए। जीएसडीपी में क्या क्या शामिल है, अपने को ये 4 चीज़ें याद रखना है। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उनका मौद्रिक मूल्य, और 1 वर्ष के अंतर्गत, और राज्य की सीमा में होना चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना है। जिस प्रकार जीडीपी स्थिर कीमत और प्रचलित मूल्य पर निकाली जाती थी, उसी प्रकार जीएसडीपी भी स्थिर कीमत और प्रचलित मूल्यों पर निकाली जाती। स्थिर कीमत पर जीएसडीपी जो होती है वो लाख करोड़ में होती है। उनका मतलब आधार जो होता है लाख करोड़। तो अपने राजस्थान की कितने हैं स्थिर कीमत पर, 8.45 लाख करोड़। ये अपने को याद रखना है। इसका पूरा डाटा याद नहीं हो तो भी अपने को ये 8.45 लाख करोड़ ये ऐसे याद रखना है। और इसमें वृद्धि दर कितनी हुई थी स्थिर कीमत पर, जिसका आधार वर्ष होता है 2011-12, और इसमें वृद्धि हुई थी 8.03%। वृद्धि किस में है, प्रतिशत में। अगला है प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत पर 15.28 लाख करोड़ रुपए थी अपनी जीएसडीपी, और इसमें वृद्धि दर हुई थी 12.56%। और अपने को ये भी याद रखना है कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसका भारत की जीडीपी में कितना योगदान है। भारत की जीडीपी में स्थिर कीमत पर योगदान है 4.86%, और प्रचलित कीमत पर है 5.17%। ये अपने को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। इन दोनों से क्वेश्चन अवश्य आएगा। आगे दे रखा है एनएसडीपी। एनएसडीपी को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसका सूत्र भी पूछा जा सकता था, आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र क्या आता है, जीएसडीपी माइनस हास, मतलब
ऊपर जो अपनों ने जीएसडीपी निकाली थी उसमें से हास का मतलब होता है टूट फूट से होने वाला नुकसान को अगर जीएसडीपी में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएसडीपी मतलब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये आ जाएगा। ये सूत्र भी याद रखना है। और इसका डाटा कितना है, इसका डाटा आ जाएगा स्थिर कीमत पर एनएसडीपी 7.41 लाख करोड़। ये ऊपर वाला जो अपना ये डाटा था स्थिर कीमत पर जीएसडीपी उससे कम आएगा, क्योंकि इसमें से अपन हास मतलब जो टूट फूट के कारण जो नुकसान हुआ है वो निकाल देते हैं, इसलिए उससे कम आएगा। कितना आएगा, स्थिर कीमत पर तो है 7.41 लाख करोड़ और प्रचलित कीमत पर है 13.69 लाख करोड़। और स्थिर कीमत पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 8.10% और प्रचलित कीमत पर हुई है वो हुई है 12.70%। इसमें वृद्धि दर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी हुई थी, 8.3% हुई थी, 8.03। इसमें प्लस 7 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8.10%। और यहाँ पे 7 का डबल मतलब 14 प्लस कर देंगे तो यहाँ कितनी थी, 12.56। इसमें 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.70। इसे भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए अपने को किसी भी ट्रिक अपनानी है। उसके बाद अगला आता है जीएसवीए। जीएसवीए का मतलब होता है सकल राज्य मूल्यवर्धन। अभी तक तो अपन ओवरऑल निकाल रहे थे, अब क्या है, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग निकाला जाता है। जीएसवीए मतलब सकल राज्य मूल्यवर्धन। इसका सूत्र होता है जीएसडीपी। अपनों ने सबसे पहले जो निकाली थी जीएसडीपी, उसमें से माइनस कर देंगे कर का मतलब टैक्स, जो भी टैक्स लगता है गवर्नमेंट कर्मचारी जो टैक्स भरता है उसको माइनस कर देंगे, प्लस सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो वाली जोड़ देंगे, तो ये किसका सूत्र हो जाता है, जीएसवीए। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। ओवरऑल जो जीएसवी है वो स्थिर कीमत पर तो है 7.8 लाख करोड़ और प्रचलित कीमत पर है 14.28 लाख करोड़। इसमें वृद्धि दर हुई है स्थिर कीमत पर 6.92% और प्रचलित कीमत पर 11.86%। इसमें अलग अलग क्षेत्र का याद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष कितना होता है, 2011-12। ये आपको आधार वर्ष एक तो याद रखना है। उसके अलावा सबसे पहले कृषि का कितना था स्थिर कीमत पर, 26.21%, ये प्रतिशत में है। और उद्योग का कितना है, 29.84%। सेवा का कितना है तो 43.95%। ये स्थिर मूल्य पर था। या अब प्रचलित मूल्य पर कृषि में तो वृद्धि हुई, कितनी हुई, 26.21% से ये हो गया है 26.72%। और उद्योग में क्या हुई है, कमी हुई है। उद्योग में स्थिर कीमत पर तो कितना था, 29.84 और प्रचलित कीमत पर हो गया अपना 28.21%। और सेवा का स्थिर कीमत पर था 43.95% और ये बढ़ के हो गया है सेवा का 45.07%। ये डाटा आपको याद रखना है। इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है स्थिर कीमत पर कृषि का जीएसवीए या सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है, तो आपको याद रखना है 26.21%। उसके बाद देखेंगे अपन पीसीआई का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। मतलब अपने राजस्थान में जितने भी लोग रह रहे हैं उसकी एक व्यक्ति की औसत आय कितनी होती। इसका सूत्र होता है एनएसडीपी मतलब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का टोटल, अपनी जो जनसंख्या है उसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। ये सूत्र भी याद रखना है, डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकते हैं। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितने हैं, स्थिर मूल्यों पर है 90,831। कितने हैं स्थिर मूल्य पर, 90,831। आपको पूरा डाटा याद नहीं रहे तो आपको 90,000 याद रखना है। स्थिर कीमत पर 90,000 आप याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रचलित मूल्य पर जो है वो कितना है, 1,67,967। आपको पूरा डाटा नहीं याद हो तो इसमें भी याद कर सकते हैं 1,67,000। आपकी क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें वृद्धि दर कितनी हुई है, स्थिर कीमत पर 6.94 और प्रचलित कीमत पर 11.49। और अगर भारत की भी याद करना चाहे, क्योंकि अपनी को भारत का भी आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, साथ में देख लेते जो डाटा यहाँ देख सकते हो। भारत का जो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय है वो
6,744 और इसमें वृद्धि दर है 7.38%। और प्रचलित कीमत पर भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,84,205 रुपये और इसमें वृद्धि दर कितने हुए थे 8.68%। ये डाटा आपको याद रखना है। GFCF इसका पूरा नाम होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये अब की बार पहली बार निकाला है, पहले नहीं निकाला जा रहा था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें प्रचलित कीमत पर इसका डाटा कितना है 3,99,594 करोड़। ये अगर पूरा डाटा आपको याद नहीं हो तो 3.99 करोड़ आप सीधा याद कर सकते हैं। और भारत की जो GDP है उसमें कितना योगदान देता है ये तो 29.43%। और इसमें वृद्धि दर कितनी हुई तो 12.78%। और इसमें दो क्षेत्र का योगदान होता है, एक तो होता है निजी क्षेत्र और दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र का जो इसमें योगदान है वो 78.54% और सार्वजनिक क्षेत्र का 21.46%। निजी क्षेत्र का ज़्यादा क्यों है कि अभी PPP मोड मतलब प्राइवेट वाले प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के प्रोजेक्ट कम चल रहे हैं, इसलिए निजी क्षेत्र का ज़्यादा आएगा। आपको सीधा याद रखना 78.54% और सार्वजनिक का कितना आ गया 21.46%। GFCF में 3 क्षेत्रों का सर्वाधिक योगदान होता है, इसको आप याद कर सकते कृपा से। कृपा में क्या आता है सबसे पहले सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में निर्माण बोलते हैं। उसके बाद आता है आर का मतलब होता है रेजिडेंशियल आवासीय भवन, उसमें 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ। उसके बाद होता है पी का मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है लोक प्रशासन। तो आपको कृपा से इसको याद रखना है तीनों डाटा को, पहला निर्माण, आवासीय भवन और लोक प्रशासन। ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि GFCF में सर्वाधिक योगदान देने वाले 3 क्षेत्रों का नाम कौन कौन से 3 क्षेत्र है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे 3, तो ये दिए हुए होंगे, एक दूसरा दिया हुआ हो, निम्न में से कौन सा नहीं है तो वो वाला आपको राइट करना है। उसके लिए आपको ये तीनों याद होने चाहिए। उसके बाद आता है महंगाई को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको याद करने के लिए भारत में 2 प्रकार के डाटा वो उसको यूज किया जाता है सूचकांक को। सबसे पहले किया जाता है WPI में सिर्फ वस्तुएं शामिल की जाती है और दूसरा होता है CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल की जाती है। आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं WPI में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है तो केवल वस्तुएं आपको याद रखना है और CPI में दोनों शामिल होता है। ये दोनों महंगाई को याद करने के लिए भारत में सूचकांक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि भारत में महंगाई के मापने के लिए किस किस सूचकांक को यूज किया जाता है, निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन सही है, ऐसे सीधा पूछ सकते हैं। तो आपको WPI जिसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक और CPI जिसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आपको ये दोनों डाटा इसके डाटा भी याद होने चाहिए और ये दोनों भी याद होने चाहिए जो कि महंगाई के मापने के काम। सबसे पहले अपन देखेंगे WPI को बोलते हैं हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष होता है 1999 से 2000। ये प्रश्न पहले आया हुआ है इसलिए आपको इसको याद रखना, इसका आधार वर्ष WPI का आधार वर्ष क्या होता है तो 1999 से 2000। आधार वर्ष तो सबके याद करने और ये इसको कौन निकालता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ये याद रखना अपने को। इसमें कितनी वस्तुएं शामिल है तो 156 वस्तुएं शामिल है। ये कैसे निकाला जाता है तो मासिक आधार पर निकाला जाता है और इसमें 156 वस्तुएं शामिल है, वो कौन कौन सी है तो इसमें प्राथमिक वस्तुएं जो है वो उनकी संख्या है 75 और विनिर्मित उत्पाद जो है वो 69 है और ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्नेह इसमें कितने हैं 10, सभी मिला के कितने हो गए 156। और प्राथमिक वस्तुओं का है उनका भारांश कितना है 33.8 और जो वस्तु विनिर्मित है उनका भारांश कितना है सबसे ज़्यादा है 49.8, ये भी याद रखना आपको। और ईंधन और शक्ति का इनका कितना है 16.2%। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में हुई इसमें तो
प्राथमिक वस्तुओं में हुई थी, ये सीधा पूछ सकता है कि WPI में जो वस्तुएं शामिल है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें देखी गई है, तो सर्वाधिक प्राथमिक वस्तुओं में, और कितने 0.96% देखी गई है। भारत का जो WPI का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, और अपना राजस्थान का कितना है, तो 1999 से 2000। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग है इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। राजस्थान का जो WPI है उसका मान कितना है, 387.90, और भारत का कितना है, 151.3। राजस्थान की जो वृद्धि दर हुई है WPI में वो कितनी हुई, 0.54%, और भारत की तो वृद्धि दर इस बार हुई नहीं है, बराबर डाटा ही है। अगला अपन देखेंगे महंगाई याद करने का जो दूसरा जो सूचकांक होता है वो कौन सा होता है, तो CPI। CPI को बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल की गई, और WPI में क्या सिर्फ वस्तुएं शामिल की जाती थी। इसकी जो सिफारिश करी थी ये सूचकांक उपयोग करने के लिए, तो वो कौन सी कमेटी थी, उर्जित पटेल की। और इसका प्रयोग कौन करता है, RBI करती है। ये भी मासिक निकाला जाता है, और इसमें CPI के जो आधार वर्ष है ये अलग अलग है। ये 4 प्रकार का CPI निकाला जाता है। सबसे पहले जो निकाला जाता है वो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इसका जो आधार वर्ष है 2016 है, और इसको निकालता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए, इनका आधार वर्ष है 1986-87। कृषि श्रमिकों का जो आधार वर्ष है पुराना है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कृषि की जो तकनीकी हैं अभी भी पुरानी यूज की जा रही है, तो उसका डाटा भी पुराना होगा। कितना है, 1986 से 87। और ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी इसका आधार वर्ष दे नहीं रखा है, तो इसको भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ निकालता है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा निकाला जाता है। ये सीधा भी पूछ सकते हैं कि इन औद्योगिक श्रमिकों हैं तो आधार वर्ष कौन सा है, और उसको कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। और अगला दे रखा है ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु जो निकाला जाता है उसका आधार वर्ष होता है 2012, और इसको निकालता है NSO दिल्ली। NSO का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। CPI मतलब औद्योगिक CPI जो निकाला जाता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, वो देश भर में लगभग कितने केंद्र है, 88 केंद्र, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में 3 केंद्र है। राजस्थान वाले पूछे हुए भी हैं पहले, फिर भी पूछ सकता है डबल, इसलिए आपको याद रखना है। राजस्थान वाले याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद कर सकते हैं। राजस्थान के CPI औद्योगिक श्रमिकों के लिए कौन कौन से जिले से निकाला जाते हैं, इसकी ट्रिक है जब का जे से हो जाता है जयपुर, ए से अलवर, अलवर के स्थान पर पहले अजमेर से निकाला जाता था, वर्तमान में अलवर में निकाला जाता है। बी से हो गया भीलवाड़ा। ये 3 स्थान से CPI निकाला जाता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। अभी तक अपनों ने जो पढ़ा है उसका शॉर्ट में मैंने ये सारणी बना रखी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले GSDP की परिभाषा होती है अंतिम मूल्य किसका, वस्तु एवं सेवाओं का, और राज्य की सीमा में, और कितना, 1 वर्ष के अंतर्गत, वो होता है GSDP। और ये स्थिर मूल्यों पर कितना है, 8.45 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्यों पर कितना है, 15.28 लाख करोड़। ये आपको डाटा याद करना ही है। आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, एक बार में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको बार बार देखना है। ये बहुत सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न बन सकता है, जैसे कि सकल राज्य मूल्य स्थिर कीमत पर कितना है, तो सीधा पूछेगा वो, तो आपको उत्तर देना है 8.45 लाख करोड़, उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और स्थिर कीमत पर GSDP में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 8.03%, और प्रचलित कीमत पर GSDP में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 12.56%। NSDP का सूत्र क्या होता है, GSDP में से जो हास मतलब जो टूट फूट के कारण जो नुकसान हुआ है उसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, NSDP। इसको बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसकी कीमत स्थिर मूल्य पर कितने हैं, 7.41 लाख करोड़, ऊपर वाले से कम ही होगी, क्योंकि इसमें जो टूट फूट के कारण नुकसान होगा उसको निकाल देते हैं। तो कितना आएगा, 7.41 लाख करोड़। और
प्रचलित मूल्यों पर कितना आ जाएगा 13.69 लाख करोड़। और स्थिर कीमत पर वृद्धि कितनी हुई थी 8.10%, मतलब इसमें 0.7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर था 8.03, इसमें +7 जोड़ देंगे पॉइंट में 8.10% वृद्धि हो जाएगी। इसमें डबल जोड़ देंगे 0.14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12.56 से 12.76, इसे याद कर सकते हैं। GSVA जो है कैसे निकाला जाता है, ये अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग निकाला जाता है। GSVA का सूत्र होता है GSDP में से कर को निकाल देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ये स्थिर मूल्य पर कितना है 7.41 लाख करोड़ और प्रचलित मूल्य पर कितना है 14.28 लाख करोड़। स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि हुई है वो कितने हुए 6.92% और प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि हुई वो है 11.86%। और पीसीआई का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान में कितने हैं ये कैसे निकाला, इसका क्या सूत्र होता है NSDP, मतलब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें राजस्थान की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। स्थिर मूल्य पर कितने हैं 90,831, आप सीधा 90,000 याद कर सकते हैं। और प्रचलित मूल्य पर कितने हैं 1,67,967 रुपये, इसको आप सीधा याद कर सकते हैं 1,67,000। और स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि हुई है वो 6.94 और प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि हुई है वो 11.49%। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर मूल्य पर तो है 1,06,744, तो आप सीधा रख सकते हैं 1,06,000 स्थिर मूल्य पर। और प्रचलित मूल्य पर कितना 1,84,205, तो आप सीधा याद कर सकते हैं 1,84,000, इसे याद कर सकते हैं। और इसमें स्थिर मूल्य पर जो भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है वो 7.38% और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि हुई है 8.68%। ये जो सारणी दे रखी है ये आपको याद करने हैं, इससे 1 से 2 प्रश्न हर बार बनते हैं और एक प्रश्न फिक्स बनता ही बनता है, इसलिए इस सारणी को आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना, मेन तो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी दे रखा है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है राजस्थान की याद रखना है अपने को। भारत की भी पूछ सकता है, भारत से तुलना करवा सकता है, लेकिन राजस्थान की विशेषकर याद रखना है जो भी ये राजस्थान का डाटा दे रखा है। इसको आप सीधा देख लेना, इसको आपको याद करना है। ऐसे ही मैं जब भी टाइम मिला थोड़ा थोड़ा राजस्थान इकोनॉमी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद आप।